हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 मेंस के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और हम सभी लोगों ने क्लासेस जैसे ही स्टार्ट करी थी उसके बाद में अपने लगातार क्लासेस लेते हुए टॉपिक्स कुछ कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि परिमेय अपरिमेय संख्याएँ, वर्गमूल, घनमूल और बहुपद। ये 3 टॉपिक जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो भी विद्यार्थी आज पहली बार जुड़ रहा है वो जाकर के इन 3 क्लास जो टॉपिक्स है इनकी वीडियोस ज़रूर देखें और वहाँ से समझें कि हमने जो है किस प्रकार से इन 3 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल के अंदर जो लीनियर इक्वेशन होगी उसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक कौन सा है? ये 4th नंबर वाला 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में अपन बात करेंगे। ये छोटा सा एक टॉपिक है जिसके अंदर केवल आपको 5 लाइनें लिखवाऊंगा। वो 5 लाइनें जिसको याद रह गई, ये मान के चलो कि इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन उसके फिर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे ही आपका तैयार होता है टॉपिक, ये मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं और वो 1 और 2 टॉपिक इतने मतलब क्वेश्चन जो आएंगे वो इतने आसान होंगे, जिसको 5 लाइनें जो भी लिखवा रहा हूँ वो याद रह गई, ये मान के चलो कि उसका कभी भी जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें गलत होने के चांसेस है ही नहीं। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 2 चरों में रैखिक समीकरण। तो आप सबसे पहले दोस्तों अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए सबसे ऊपर 2 चरों में रैखिक समीकरण। आज का टॉपिक कौन सा है आप यहाँ हेडिंग डाल दीजिए 2 चरों। एक सेकेंड, थोड़ा सा पतला हो रहा है तो इसको अच्छे लेवल पे लेते हैं। हाँ, अब आप लिखेंगे 2 चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? 2 चरों के अंदर रैखिक समीकरण की बात करने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो है आपको ये समझाया था कि आपको जो है किस प्रकार से चर क्या होते हैं उसका पता चलेगा। तो चर क्या होते हैं? बेसिकली जिसकी वैल्यू चेंज होने वाली है। अब 2 चरों का मतलब है कि अलग अलग 2 कांस्टेंट जो है आपके वेरिएबल्स दे रखे होंगे, जैसे एक्स वाई है, पी क्यू है, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो 2 समीकरण मान रहे हैं वो मान लो पहली समीकरण है अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस समीकरण के अंदर और एक मैंने जो ये समीकरण लिखी है इसके अंदर सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास x और y है ये तो क्या होंगे? ये तो हो जाएंगे चर यानी वेरिएबल, और ये जो a, b और c है ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्याएं, या आप कह सकते हो कि कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, या माइनस में है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। ये तो छोटी सी बात है जो समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो भाई, तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जो हमें इन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ से और कैसे बनाए जाते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो 2 चर क्या होंगे? एक्स वाई हो सकते हैं, किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं, वाई जेड वगैरह कोई भी आपके, और ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा जो पॉइंट याद रखना है, मैंने बोला ना 2 पॉइंट केवल याद रखने हैं। पहला तो ये कि इसमें चर कौन से है और आपके जो है वास्तविक संख्याएं कौन सी है। अब मान लो अपने पास में 2 समीकरण हैं। ठीक है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तथा दूसरी वाली जो है वो हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
तो ये अपने पास में दो समीकरण है। कौन कौन सी है दोस्तों? एक हमने समीकरण मान ली a1 b1 c1 के साथ में xy, और दूसरी वाली मान ली a2 b2 और c2। ठीक है, क्लियर हो गया ये तो। अब देखिए, जब अपन ने ये समीकरण मान ली दोस्तों, तो यहाँ पर अब ये जो समीकरणें हैं, इन दोनों समीकरण के जो हल होंगे, हल मतलब क्या होता है, आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था। जो समीकरण को आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यू रखे कि वो समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। यानी यहाँ पर ये दोनों समीकरणों के अंदर हम x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वो x और y की वैल्यू पुट करते ही ये समीकरण की वैल्यू 0 बन जाए और इसकी भी 0 बन जाए। उसको हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। अब ये जो हल होते हैं, ये भाई एक हो सकता है हल, दो हल हो सकते हैं, तीन हल हो सकते हैं, या इनफाइनाइट हल भी हो सकते हैं। तो जो अलग अलग हल होंगे उनकी कुछ कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है वो आप लिखेंगे। अब ये लीजिए, तो पहली कंडीशन क्या लिखेंगे? पहली कंडीशन लिखेंगे अगर अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का मतलब जिसका कोई द्वितीय हल ना हो। ठीक है, और अद्वितीय हल इंग्लिश में आप कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक का मतलब जो एक होता है भाई। यूनिक क्या, सब देखो दो चार चीजें तो यूनिक नहीं हो सकती। यूनिक का मतलब है अद्वितीय, जो एकदम अलग हो, बस उसके जैसा कोई नहीं। इसका मतलब केवल एक हल होगा यहाँ पर। ठीक है, अरे भाई इसके जैसा कोई नहीं, मतलब एक हल हुआ ना, सीधी सी बात है। तो वो एक हल होगा। और एक हल होने की कंडीशन क्या है? तो एक हल होने की कंडीशन है कि a1 और a2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए b1 और b2 के अनुपात के। समझ में आ गई बात? तो आपके अद्वितीय हल अगर दो समीकरणों का है तो कंडीशन क्या होगी कि उनके x और y के जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उनका अनुपात जो होगा वो कभी बराबर नहीं आ सकता। उसका जो अनुपात होगा उसको आप बराबर कर दोगे तो कुछ और हो जाएगा। बराबर नहीं है तो आप ये कहोगे कि ये दोनों समीकरणें क्या है? अरे ये दोनों समीकरणें रिप्रेजेंट कर रही है यूनिक सॉल्यूशन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप आगे लिखोगे दूसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अनंत हल हो। अब अनंत हल का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अनंत हल का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कोई 1 2 3 4 सॉल्यूशन नहीं, जितने चाहो उतने सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बेसिकली दोस्तों कब होंगे? दो लाइनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनंत सॉल्यूशन कब होंगे? जैसे ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, इसके अनंत हल का मतलब है ये दोनों लाइनें एक में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए? एक ही लाइन में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि ये दोनों लाइनें क्या हो जाए? एक दूसरे के संगत हो जाए, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए, तब ही क्या होगा? अनंत हल होंगे। और अनंत हल की कंडीशन है कि a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात तीनों जो है बराबर होंगे। तब आप ये कह सकते हो कि अनंत हल है इन दोनों समीकरणों के। समझ में आ गई बात? और तीसरी कंडीशन है आप लोगों के क्या? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। ठीक है, अब कोई हल नहीं मतलब दोनों लाइनें कभी भी ऐसी कोई वैल्यू आपको मिलेगी ही नहीं एक्स वाई की कि वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सके। समझ में आ गई बात? और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? तो इसकी कंडीशन होगी कि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर होगा। तो सर ये तो पहले वाले में भी आपने बताया, अभी देखो ऊपर अनंत वाले में भी। हाँ, लेकिन अनंत सॉल्यूशन में तो c1 c2 का अनुपात भी बराबर होता है, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो फिर c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। समझ में आ गई बात?
केवल और केवल ये 3 लाइनें जिस विद्यार्थी को याद रह गई उसका काम बन गया, ये समझ के चलिए। जिसको ये 3 लाइनें याद है उसका काम बन गया है, उसको अब इस टॉपिक का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल केस और लिखवा देता हूँ तो आपके काम और आसान हो जाएगा। और स्पेशल केस एक तरह से ये कह सकते हो आप कि ये एक कंडीशन है, पर्टिकुलर कंडीशन ये है कि अगर दोनों लाइनों में कांस्टेंट हो ही नहीं, केवल a1x b1y यानी xy की टर्म हो और दूसरी लाइन के पास में भी केवल x और y में ही आपके समीकरण हो। समझ में आ गई बात? तब क्या होता है, तो जब ऐसा हो कि भाई कांस्टेंट पद जो ये आ रहा है ना, देखो ये c की वैल्यू जब 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब क्या होगा? तो पहली कंडीशन तो है कि हल केवल x बराबर 0 और y बराबर 0 होगा यदि आपके a1 a2 नॉट इक्वल है b1 b2 के। यानी यहाँ पर भी वही कंडीशन है, b1 b2 का अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे? b1 b2 a1 a2 का अनुपात निकालेंगे। वो अनुपात अगर बराबर नहीं है तो आप क्या कहोगे कि इनका हल केवल क्या है? x बराबर 0 और y बराबर 0। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्योंकि इसका एक ही हल पॉसिबल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 a2 और b1 b2 का अनुपात बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल निकलता है। तो जब कांस्टेंट पद जो c1 और c2 है वो 0 हो जाते हैं तब उनका केवल एक हल होता है, वो 0 0 ही होता है। ठीक। और दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट है अनंत हल की कंडीशन। और अनंत हल कब होंगे? तो अनंत हल होंगे जब आपका a1 a2 बराबर हो जाएगा b1 b2 के। समझ में आ गई बात? बस हो गया चैप्टर पूरा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, चैप्टर पूरा। 2 चरों में रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। केवल इतना ही है कि हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि रेखा को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ रखी है। नहीं पढ़ी है तो जो भी बीएड वगैरह अगर सेकंड ग्रेड में बीएससी वगैरह कर रखी होगी तो उससे तो पता ही होता है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब ये जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके अंदर x और y है या y z हो सकते थे, zx होते थे, कोई और भी वेरिएबल आपका हो सकता था। उनको तो अपन कहते हैं चर। क्या कहते हैं? चर। और जो ये a b c इनके जो गुणांक होते हैं उनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये 2 चर वाली एक रैखिक समीकरण हो गई। अब ये 2 जब रैखिक समीकरणें हैं अपने पास, तो उन 2 रैखिक समीकरणों के अंदर अलग अलग कुछ कंडीशंस है जिससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों लाइनों का जो है कोई हल निकलेगा या अनंत हल होंगे या कोई हल निकलता ही नहीं है। ये बात हमें पता चलती है और वो उन दोनों लाइनों को देखते ही पता चल जाता है। कैसे? अगर उन दोनों लाइनें यूनिक है, अद्वितीय सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, तभी ये एक पॉइंट इनका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। तो आप कह सकते हो कि जब अद्वितीय हल होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है, यानी एक दूसरे को दोनों प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ गई बात? चलो, अब जब इनके अनंत हल होते हैं तो दोनों लाइनें एक ही हो जाती है, यानी एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है, ऐसे अटैच हो जाती है। ठीक है, और तीसरी है जब कोई हल नहीं होता तो दोनों लाइनें समांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है, एक दूसरे के
पैरेलल होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? तो देखो, पहली कंडीशन है अद्वितीय हल कब होगा? जब दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? अनंत हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होते हैं जब दोनों लाइनें जो है एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाए, दोनों लाइनें एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करने लग जाए। और समांतर जब आपका अनंत कोई हल नहीं होगा, तब कंडीशन होगी समांतर रेखा। समझ में आ गई बात? स्पेशल केस यही है कि अगर सी जो है कांस्टेंट वो 0 हो जाए तो केवल एक हल होगा, वो तो हो जाएगा 0 0। और जब अनंत हल होंगे तो a1 a2 और b1 b2 का अनुपात बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन कर लेते हैं, उसके बाद में अपना ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि यदि 3x + 7y बराबर दे रखा है 75 और 5x - 5y इक्वल टू है दोस्तों, मान लीजिए कितना, 25। ठीक है, ये दो समीकरणें हो गई। अब ये दो समीकरणें अगर हो तो आप यहाँ से इनके सॉल्यूशन निकालोगे, x और y की वैल्यू। तो x + y का मान क्या होगा? समझ में आई बात? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ये दो लाइनें दे रखी है आपको। एक है 3x + 7y = 75, एक लाइन है 5x - 5y = 25। ये दोनों लाइनें जो अपने पास दे रखी है, अब ये दोनों लाइनों को सॉल्व करके अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर x + y की वैल्यू बतानी है। अब मान लो कि अपने पास में x + y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो हो सकता है किसी के 18 आ रही हो, ऑप्शन बी है 17 आएगी, ऑप्शन सी है 11 आएगी और ऑप्शन डी है 6 आएगी। समझ में आ गई बात? ये है अपने पास चारों ऑप्शन। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इन दो रेखिक समीकरणों को सॉल्व करने का मैं आपको दो मेथड एक साथ बताऊंगा एक ही क्वेश्चन में, ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले दोनों समीकरणें लिख लो। एक है 3x + 7y = 75 और दूसरी लाइन है 5x - 5y = 25। अब पहला जो मेथड है वो क्या कहता है, देख लीजिए आप इधर। मेथड फर्स्ट कहता है आपको कि आप क्या करिए, किसी एक समीकरण को लीजिए, उसको सॉल्व करिए और x की या y की जो भी आपको जचे उसकी वैल्यू निकाल लीजिए x या y के टर्म में ही। ठीक है, तो जैसे मैं उठाता हूँ दूसरी समीकरण ये वाली, तो देखो अपने पास है 5x - 5y = 25। क्या इधर से 5 कॉमन आ सकता है? हाँ, जैसे ही 5 कॉमन लेंगे ये कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा x - y = 5। ये आ गया। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 5 + y आ जाएगा। x बराबर आ गया 5 + y। इसको आप क्या करेंगे, अब जैसे आपने दूसरी समीकरण सॉल्व करी है तो जो भी आपका संबंध आ रहा हो उसको आप पहली समीकरण में पुट करेंगे। अगर आप पहली समीकरण को सॉल्व करके ऐसा रिलेशन निकालते हैं तो आप दूसरी समीकरण में जिसमें से निकाला उससे दूसरी जो बची उसके अंदर आपको पुट करना है। तो अपने पास x बराबर आ गया 5 + y, इसको पुट करेंगे फर्स्ट समीकरण में। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, 3x, x की वैल्यू अपने पास क्या आई है, y + 5। ठीक है, फिर प्लस में है 7y बराबर है 75। कितना है, 75। यह आ गया। यहाँ से आ जाएगा ये 3y +
5 तिया 15 प्लस 7y बराबर 75। ये 7 और 3 10, ये हो गए 10y और इधर ये हो जाएगा 75 माइनस 15। 75 माइनस 15 कितना होता है 60। इधर है 10y, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे आपने जो संबंध निकाला था दूसरी समीकरण को सॉल्व करके x बराबर 5 प्लस वाई, इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 यानी x बराबर 11 आ गया। आपसे पूछा गया है x प्लस वाई, तो 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 11 और 6 कितना होता है भाई 17 होता है मेरे हिसाब से। तो आपके कुछ और होता हो तो बता देना। तो अपना ये 17 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर इसका नाम बताऊं तो छोटी कक्षाओं में इसको बोला जाता है कि आप प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं। आपने क्या करा, किसी एक में से आपने क्या कर दिया, जो है एक रिलेशन निकाला समीकरण को यूज करके, और फिर उस रिलेशन को आप दूसरी वाली समीकरण के अंदर पुट करेंगे और एक जो भी कांस्टेंट है x या y उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर उस x या y की वैल्यू जो भी आ रही हो उस x या y की वैल्यू को आप क्या करोगे, सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो या x ये जो भी आपका कांस्टेंट है वो निकल जाएगा और उसको वापस जो आपने संबंध निकाला था उसके अंदर पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है सर। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड देखिए, ये मेथड फर्स्ट था। मैं एक ही क्वेश्चन का इतना पोस्टमार्टम कर दूंगा कि आपको बाद में कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बस एक मॉडल पेपर के रूप में एक मॉडल क्वेश्चन रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये मेथड है मेरे पास। ठीक, देखो दूसरा मेथड क्या कहता है। पहली समीकरण है 3x प्लस 7y बराबर 75 और दूसरी समीकरण है 5x माइनस 5y बराबर आपका कितना था 25। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो ये तो देखो वैसे ये प्रतिस्थापन से जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आप अगर नीचे वाली समीकरण को देखेंगे और उसका किसी एक संख्या से गुणा करेंगे तो ऊपर वाली समीकरण ऑटोमेटिकली एक टर्म बन रही होगी। जैसे देखो यहाँ पर 5 का गुणा अगर मैं 3 से कर दूँ, किससे 3 से, तो कितना बनेगा 15x, और ऊपर वाली संख्या का अगर मैं गुणा 5 से कर दूँ तो 5 तिया 15x बन जाएगा। ठीक है, अब या तो 15x बनाऊँ या मैं y वाले को बनाने की कोशिश करता हूँ। एक किसी को आपको क्या करना है कि x या y में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम कर देना है, किसी भी संख्या से गुणा करके। गुणा से नहीं हो रहा है तो भाग करके, लेकिन आपको कर देना है। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूं पहली समीकरण का गुणा तो 5 से। क्यों सर, तो देखो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 होता है, ये मुझे पता है। और दूसरी समीकरण का गुणा मैं कर रहा हूं 7 से। 7 से क्यों, क्योंकि 7 पंजे 35 और यहाँ पर भी 7 पंजे 35, ये प्लस का 35 ये माइनस का 35 कट जाएगा मेरे, जल्दी सॉल्व होगा, तो मैंने ये कर दिया। अब इनका जो गुणा करा है वो समीकरण लिखो यहाँ, तो 5 से गुणा करने पर आ जाएगी 15x प्लस 35y बराबर 50 25 हासिल लगी 2 5 सत्ते 35 और ये 37, यह आ गई। दूसरी समीकरण जिसमें 7 का गुणा किया है वो आ जाएगी 35x माइनस 35y बराबर 25 है, 25 पंजे 125, 25 सिंह 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, अब देखो आपके पास में क्या करना है, आपको केवल ये जो अपनी फर्स्ट समीकरण है ये और ये दूसरी समीकरण है, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देना है। ठीक है, क्या करना है, घटाना है। घटाने पर आपको पता है कि देखो 15x प्लस ये एज इट इज रहेगा, इसमें से ये माइनस 35x बनेगा, ये प्लस बनेगा।
घटाने का तरीका जो है, एक तो ये हो सकता है कि आप इस पूरी समीकरण में से इसको एक एक पद को घटाने बैठे, x में से x वाले को, y में से y वाले को और संख्या में से संख्या, या फिर मैं जो मेथड बता रहा हूँ, जो नीचे समीकरण है जो भी हो, नीचे जो भी समीकरण आ रही है उसके जो जो साइन है उनके अपोजिट साइन लिख दो। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ लिख दो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख दो प्लस, और यहाँ पर जो है आपकी क्या है, प्लस प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। क्लियर है? लेकिन मैं यहाँ पर घटाऊंगा नहीं, मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा। जोड़ूंगा क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, घटाऊंगा अगर तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस तो जुड़ जाएंगे, तो मेरे काम बढ़ रहा है भाई। यहाँ पर माइनस में 35 आ जाएगा। मुझे क्या टारगेट है कि समीकरण जल्दी सॉल्व हो जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करूँगा अगर तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस के हैं तो ये तो कट जाएंगे, ये देखो ऐसे। तो आपको ये देखना होगा कि आपके जो ये दोनों साइन है, इसके या इसके किसी एक के साइन देखोगे, वो दोनों साइन अगर अपोजिट है तो आप क्या करो, सीधा सीधा दोनों समीकरणों को जोड़ दो। और अगर अलग अलग साइन है, अगर अलग अलग साइन नहीं है, दोनों के सेम साइन है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है? तो ये याद रखो, सेम साइन, अगर सेम साइन है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे समीकरणों को। उसका भी एग्जाम्पल लेंगे आगे। और अगर अपोजिट साइन है तो हम कर देंगे दोनों समीकरणों को ऐड। ठीक है? हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो ये प्लस 35 ये माइनस 35 हट जाएगा, 15 और 35 हो जाएंगे 50x, और ये ऐड होकर के आ जाएगा 10 का 0 हंसी लगी 1, 15 का 5 हंसी लगी 1, 550। अब ये 0 से 0 उड़ा, 5 से ये 11 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। अब जैसे ही अपने पास में x बराबर 11 आया, आप क्या करोगे, x बराबर 11 को किसी भी एक समीकरण के अंदर पुट कर दोगे। ठीक है? और जैसे ही आप किसी एक समीकरण में पुट करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। x बराबर 11 को पुट करता हूँ मैं दूसरी वाली समीकरण में, तो 5 × 11 माइनस 5y बराबर है 25। यहाँ पर ये हो जाएगा 55, तो 55 इधर आ जाएगा, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, 55 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 5y। 55 माइनस 25 हो जाएगा 30, बराबर हो जाएगा 5y। कट कर आ जाएगा 5y बराबर 6, तो x प्लस ये हो जाएगा वापस से 17। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो इसमें तो आपने क्या करा कि दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दिया, और जैसे ही आपने सॉल्व करा तो या तो आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो या किसी का डिवाइड करोगे, वो समीकरण पर डिपेंड करेगा। तो मैं अलग अलग अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आपको क्या करना है, किसी एक का कोफिशिएंट, चाहे x का चाहे y का, इक्वल कर देंगे। ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर सेम साइन आ रहे हो किसी में, जैसे x वाले में सेम साइन आ रहे हैं और x y वाले में अपोजिट आ रहे हैं, तो आप कोशिश करना कि अपोजिट साइन वालों को सेम बनाएं, क्योंकि वो जल्दी कट जाएंगे। कटते ही अपने पास जल्दी आंसर आएगा, वरना आपको और ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये दोनों मेथड समझ में आ गए। या तो आप किसी संख्या का गुणा करके दोनों समीकरण सेम बना दो, या आप जो है प्रतिस्थापन कर दो अगर। और इस वाले क्वेश्चन में दोनों ही मेथड इक्वल ही हो रहे थे। ठीक है? जल्दी सॉल्व हो रहे थे। चलो, तो अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं। और ये तो जो है आपका कह सकते हैं कि भाई बेसिक क्वेश्चन था। क्या था? बेसिक क्वेश्चन। अभी इसमें सर हमारे इसका क्या संबंध है, जो आपने ये जो 5 लाइनें लिखवाई है कि कोई हल होगा न कोई हल नहीं होगा न इसका, तो इसका आप यूज करते हैं। ठीक है? चलिए, तो अब जो मैंने लाइनें लिखवाई थी उसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ, मतलब उन लाइनों का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि रैखिक समीकरण
3x प्लस 4y बराबर 2 और 6x प्लस 8y बराबर 5 का कोई हल नहीं है। ठीक है, इस बात की पुष्टि करें। लो भाई, इस टाइप का ये, हालांकि क्वेश्चन तो जो है वो था कि सिद्ध करो, लेकिन अपने इस बात की पुष्टि करें। तो आपको ये बताना है कि ये जो दो लाइनें मैंने आपके सामने लिखी है, इन दोनों लाइनों के हल है, तो बताओ कि भाई कोई हल है या नहीं है। और अगर नहीं है तो इस बात की पुष्टि करो। कैसे नहीं है, आपने कैसे बता दिया, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो, आपको पुष्टि किस बात की करनी है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो सबसे पहले दोनों समीकरण लिख लो। क्या क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 2, और दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण है 6x प्लस 8y बराबर 5। अब आपको पता है दोस्तों कि अगर कोई हल नहीं है तो मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी, तो कंडीशन है कोई हल नहीं होने की, क्या वो लिख लो। कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या था, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का अनुपात तो बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ क्या करेंगे, a1 की वैल्यू देखो, इससे कंपैरिजन करेंगे तो 3, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 8, c1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 5। इसको करो थोड़ा सा सॉल्व, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन में 2। लेकिन क्या ये 1 अपॉन में 2 बन पाएगा, कभी नहीं। तो इसका मतलब ये जो है, देख लो, दिख गया कंडीशन, a1 a2 और b1 b2 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये था एक जो अपन ने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका यूज वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ जाता है नंबर 3 पर, और नंबर 3 टाइप का क्वेश्चन है कि अपने पास में दो समीकरण है। एक है 3x माइनस वाई बराबर 5 और 6x माइनस 2y बराबर में 10 के कितने हल है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों कि 3x माइनस वाई बराबर 5 और 6x माइनस 2y बराबर 10 के कितने हल है। ऑप्शन आपको दे दिए गए अनंत, कितने हल है, अनंत हल है, और बी ऑप्शन आपको दे दिया कोई हल है ही नहीं, यानी कोई नहीं, और सी ऑप्शन है केवल 2 हल है, और डी ऑप्शन है केवल एक, केवल एक। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो अपने पास में क्या है दोस्तों, अपने पास में आ गया 3x माइनस वाई बराबर 5 एक समीकरण, दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर 10, दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरण के टोटल कितने हल हैं, अनंत, कोई नहीं, केवल 2 या केवल एक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण लिख लेंगे। 3x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर में 10। ठीक है, अब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर
C1 C2 ये लिख लिया। अब चेक कर लेंगे, जो बराबर नहीं आएगा वहाँ लगा देंगे अपन, ठीक है। अभी तो केवल ये लिखा है, ये थोड़ी बोला है कि बराबर ही है, नहीं है। अब देखो A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -1 और B2 की वैल्यू -2, C1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू 10, ठीक है। अब काटा पीटी करो। जब ये काटा पीटी करेंगे तो देखो ये 1, ये 2 बार, ये 1 और ये 2, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या आ गया? A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का ही रेशियो बराबर आ रहा है। अब ये बराबर आ रहा है, नहीं आता तो हम यहाँ बीच में कहीं लाइन खींच के कर देते कि अनइक्वल है, लेकिन इक्वल आ रहा है। और आप ये बताइए, जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों के तीनों का अनुपात सेम है, और जब अनुपात सेम है इसका मतलब ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब एक ही रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन दोनों के हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे दोस्तों? अनंत हल हैं इन दोनों समीकरणों के। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अब मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। क्लियर हो गया ना आपके डाउट? समझ में आ गई ना बात? चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखेंगे और ये है 2x + 5y = 17 और 5x + 3y = 14 के कितने हल है। ठीक है, दो समीकरणें दे दी और दोनों समीकरणों के अब हल कितने हैं वो हमें पता लगाना है। तो ऑप्शन ए है अपने पास में केवल एक, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है अनंत और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, कोई नहीं। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले समीकरण लिख लो, क्या क्या है? 2x + 5y = 17, फिर है 5x + 3y = 14। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो निकालेंगे पहले, फिर चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं है। ठीक, अब देखो A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू 5, B2 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 17, C2 की वैल्यू 14। क्या 2 और 5 कट सकते हैं सिंपल फॉर्म में? नहीं। 5 और 3 नहीं 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 नहीं। इसका मतलब आपके तीनों के तीनों रेशियो A1 A2 नॉट इक्वल टू है B1 B2 के, और ये भी नहीं इक्वल है C1 C2 के। जब तीनों इक्वल नहीं होते हैं तब क्या होता है दोस्तों? एक अद्वितीय हल होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल यानी केवल एक हल है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? केवल एक हल हो जाएगा। अब वो हल क्या होगा? तो वो इन दोनों समीकरणों को हल करिए, सॉल्व करिए। जो मैंने पीछे पहला क्वेश्चन करवाया था ना, दो समीकरणों को हल करने का, उससे आप हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये चैप्टर है क्या और इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। फिर मैंने दो समीकरणों को हल करना सिखाया। वो इसलिए सिखाया ताकि अगर आपसे अद्वितीय हल बोला है तो वो अद्वितीय हल होगा क्या वो निकाल सके आप। तो वो अद्वितीय हल इन दोनों समीकरणों को हल करने से निकलेगा। फिर आपको बता दिया कि आपको 4 क्वेश्चंस के माध्यम से समझा दिया कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर अपना यहीं पर होता है समाप्त। अब आप लोगों का काम है कि इसके ऊपर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का मैं जो है पूरा सेट तैयार कर रहा हूँ।
तो वो सेट आप जो है प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, और वो यूट्यूब के ऊपर जो है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके एक एक क्वेश्चन को यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो इसी के साथ में अपन ने एक 1 शॉट वीडियो सीरीज जो स्टार्ट करी थी, उसके अंदर आज अपन ने 1 शॉट वीडियो सीरीज के अंदर आज का अपना ये सेकंड क्वेश्चन जो है कौन सा था दोस्तों, तो अपना सेकंड टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। और सेकंड टॉपिक कौन सा था, 2 चरों के अंदर रैखिक समीकरण, ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाला टॉपिक अपना यहाँ पर हुआ समाप्त। अब ये आज मोटिवेशनल लाइन से आप लोगों के लिए कुछ वो मंजिलों की बदनसीबी होगी, वो मंजिलों की बदनसीबी होगी जो हमें पा न सकी, वरना रास्तों की क्या औकात जो हमें ठुकरा दे, वरना रास्तों की क्या औकात जो हमें ठुकरा दे। इन्हीं लाइनों के साथ में दोस्तों आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रिय दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में वीडियो को शेयर करें, और इस राजस्थान एकेडमी परिवार को इसी प्रकार से अपने प्यार से आगे बढ़ाते रहें। तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा तीव्र गति से निःशुल्क पूरा का पूरा पाठ्यक्रम YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय।